तो आज हम जुंजी ईटो की ऐसी स्टोरी को कवर करने वाले हैं जिसके बारे में अगर मैंने अभी कुछ भी बताया तो पूरी कहानी की मिस्ट्री स्पॉइल हो जाएगी। साथे तो आज हम जुंजी ईटो की सबसे मिस्टीरियस स्टोरी की बात करने वाले हैं जिसकी मिस्ट्री खुलने के बाद तुम हिल जाओगे। तो इसीलिए बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। जुंजी ईटो कलेक्शन द अर्थबाउंड। तो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ दुनिया भर में काफी अजीब सी बीमारी फैल रही है। कुछ लोग काफी अजीब सी पोजीशन लेकर अलग अलग जगह खड़े हुए हैं जैसे कि वो कोई स्टैचू हो। ये शुरू में तो इतना अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन चीजें अजीब स्टार्ट होना तब हुई जब ये लोग काफी दिनों तक कुछ खाए बगैर बिना हिले ऐसे ही खड़े रहे। और अगर इन लोगों को कोई कुछ कहने या रोकने की कोशिश करता है तब भी ये लोग रुकते नहीं थे और किसी बीमारी की तरह ये चीज पूरे देश में फैल रही थी। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी स्टैचू बनकर रोड के साइड में खड़ा था और ध्यान से देखना कि इसके साइड में एक बोर्ड भी है। ये चीज आगे कुछ रेफरेंस देगी, इसीलिए ध्यान में रखना ये। फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है असानो। वो उस बूढ़े को बताती है कि वो ब्लू स्काई सोसाइटी के लिए काम करती है जो कि इन जैसे लोगों की मदद करते हैं और उनकी इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहते हैं। वो उससे काफी सवाल जवाब करती है लेकिन वो सिर्फ उससे बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो उसके लिए वहाँ कुछ खाने को रख के चली जाती है। थोड़ी देर बाद रास्ते में उसे एक और शख्स उसी हालत में मिलता है जहाँ उसकी माँ उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि बेटा चलो घर वापस। असानो उनसे कहती है कि मैं आपकी यहाँ मदद करने के लिए आई हूँ। उसकी माँ उससे कहती है देखो मेरे बेटे को, इसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और बस ऐसे ही खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। बच्ची मेरी मानो तो तुम भी इससे दूर रहो वरना तुम भी इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाओगी। असानो कहती है ये बीमारी इन्फेक्शन से नहीं फैलती, वो सब सिर्फ रूमर्स हैं। आपका बेटा असलियत में अर्थ बाउंड हो गया है, यानी कि किसी चीज की वजह से ये खुद अपने साथ ये कर रहा है। उसकी माँ कहती है यानी कि तुम ये कह रही हो कि मेरा बेटा मिनोरू एक हफ्ते से अपनी मर्जी से ऐसे खड़ा है। असानो फिर मिनोरू से सवाल भी करती है लेकिन मिनोरू कुछ नहीं कहता। फिर वो उसकी माँ से पूछती है क्या आपको कुछ पता है? वो कहती है कुछ दिनों पहले वो यहाँ अपने मरे हुए डॉग की ग्रेव पर उसे देखने आया था। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था लेकिन उसे मरे हुए तो काफी वक्त हो गया है। असानो फिर वापस अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस को सारी कहानी बताती है। उसका बॉस कहता है मुझे लगता है इस लड़के मिनोरू से हमें कुछ पता चल सकता है इस केस के ऊपर। असानो कहती है मुझे भी यही लगता है, जहाँ उसके कुत्ते की ग्रेव थी वहीं वो स्टैचू बनकर खड़ा है, यानी कि इसके पीछे कोई तो राज है। शायद ये अर्थ बाउंड की कुछ कंडीशन हो। उसका बॉस कहता है तुम बहुत डेडिकेटली इस केस पर काम कर रही हो असानो, बहुत बढ़िया, पर ज्यादा ओवर मत कर देना, अपना ख्याल रखना। अच्छा मैं पूछ रहा था क्या आज रात हम डिनर पर चले? सॉरी सर, मैं अभी इन दिनों बिजी हूँ, मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उसका बॉस कहता है क्या फिर से? तुमने पिछले साल ही तो किया था। वो कहती है हाँ लंबी कहानी है, फिक्र मत करिए, वो ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद शाम होने पर असानो अपने घर में आती है और जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर करती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि सामने एक आदमी स्टैचू बनकर खड़ा था। वो कहती है कौन हो तुम? तभी वो देखती है कि वो तो उसका बॉस है। सर आप यहाँ कैसे आ गए और आप इस जगह से बाउंडेड क्यों हैं? उसका बॉस कहता है क्या तुम यहाँ रहती हो? मैं नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आया, जब मेरी आँख खुली तब मैं यहाँ था और मुझे कुछ याद भी नहीं। सर आप क्या इस रूम में कभी पहले भी आ चुके हो क्या, या कुछ रिलेटेड हो आपका इस रूम से? वो कहता है इस रूम से नहीं, शायद मैं तुम्हारी वजह से बाउंडेड हुआ हूँ। सॉरी मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ असानो। फिर रात में अपने कमरे में असानो सो रही होती है और एकदम से उसका एक भयानक सपने से आंख खुलती है। वो सपना इतना भयानक था कि इसके आंसू आ जाते हैं। वो कहती है ओ नहीं फिर से यही सपना। उसका सर उससे पूछता है क्या हुआ असानो? वो कहती है वैसे मैंने ये किसी को बताया तो नहीं है लेकिन मैं आप पर विश्वास करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। क्या है कि मुझे एक खतरनाक सपना आता है उस हादसे के ऊपर जो मेरे साथ कभी हुआ था। कुछ सालों पहले मैं एक अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ एक रात किसी बंदे ने मेरे घर में घुसकर मेरा किया था। उस दिन से मैं उस हादसे को बुला नहीं पाई हूँ और इसीलिए मैं हर साल अपनी जगह इधर से उधर बदलती रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे पीछे ना आ जाए। और यही रीजन है कि मैं वॉलंटियर बन के ब्लू स्काई सोसाइटी में काम कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रख के उस हादसे को बुलाना चाहती थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना
और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाओ जाकर फॉलो करो। उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ लोग उन स्टैचू बने लोगों को उनकी जगह से हटाने के लिए आते हैं। वो उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें काफी भारी फील हो रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल एक स्टैचू जैसी लग रही थी। वो जबरदस्ती उसे हटाने की कोशिश करते हैं और तभी एक मूर्ति की तरह उसका सर टूट कर गिर जाता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और अब पूरे देश में वो सारे स्टैचू वाले लोगों का यही हाल हो रहा था और ये इस बीमारी का लास्ट स्टेज था जिसमें वो मूर्ति बनकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद आसानो फिर से मिनोरू से मिलने जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम ही इस बाइंडिंग को तोड़ सकते हो, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मुझे पता है तुम अपने डॉगी से काफी प्यार करते थे और तुम्हें उसके जाने के बाद काफी दुख है, लेकिन सोचो अगर वो जिंदा होता तो क्या वो तुम्हें इस हालत में देखकर खुश होता। तभी मिनोरू चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा डॉगी मुझसे नफरत करता था क्योंकि मैं ही था जिसने उसे मारा था। एक दिन उसने मुझे काट लिया था, इसलिए गुस्से में मैंने उसे पनिशमेंट देने की सोची और उसे अपने गद्दे में रैप करके बांध दिया। कुछ देर के बाद वो सांस नहीं ले पाया और मर गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा और ये सुनकर आसानो को सब समझ में आ जाता है कि ये अर्थबाउंड काम कैसे करती है। फिर हमें पता चलता है कि ये अर्थबाउंड इमोशनल अटैचमेंट की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों ने जो क्राइम किए हैं उनके गिल्ट की वजह से हो रही है। हमें दिखाया जाता है वही बूढ़ा आदमी जो बोर्ड के साइड में खड़ा था और उस बोर्ड पर एक न्यूज लिखी हुई थी कि इसी गली में एक लड़की को एक गाड़ी वाला ठोकर मार कर भाग गया। इसका मतलब वो गाड़ी चलाने वाला यही बुढ़ा था और अब इसे उसकी सजा मिल रही है उस जगह जहां उसने क्राइम किया था। हम देखते हैं कि पूरी देश में सब मूर्तियां बनकर टूट कर मर रहे थे। फिर आसानो वापस अपने रूम में आती है और उसके बॉस को इस अर्थबाउंड की सच्चाई बताती है और कहती है, मुझे इस रूम की रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि कुछ सालों पहले एक लड़की का मर्डर इस कमरे में हुआ था और उस क्रिमिनल ने उसके घर में घुसकर चोरी की, उसका रेप किया और फिर उसे मार दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरे साथ हुआ कुछ सालों पहले। इन दोनों इंसिडेंट के टाइम में ज्यादा फर्क नहीं था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो क्रिमिनल सेम ही हो, लेकिन उस दिन उसने एक मास्क पहना था इसलिए मैं उसकी शक्ल नहीं जानती। लेकिन अब ये सब क्लियर हो रहा है। बोलिए सर, क्या आप थे इस सब के पीछे? बताइए ना। और उसकी खामोशी से वो समझ जाती है कि यही असली क्रिमिनल है और इसीलिए ये अर्थबाउंड हुआ है इस कमरे में। आसानो से वहीं छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके बॉस की मूर्ति बॉडी को वो उखाड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन अभी भी अर्थबाउंड खत्म नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो बढ़ता जा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि कितने लोग इस दुनिया में गिल्टी हैं और जितने लोगों ने भी क्राइम किए थे उन्हें सजा मिल रही थी और इसका कोई अंत नहीं था और ये कहानी खत्म हो जाती है। और इस कहानी में जुंजी ईटो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इस दुनिया में गिल्टी हैं और उन्हें उनके क्राइम की सजा नहीं मिली। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर ये अर्थबाउंड रियल में होता तो क्या हमारे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल होता? कमेंट करना वीडियो कैसी लगी और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे जुंजी ईटो वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। वहां तुम्हें ऐसी क्रीपी और डार्क स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।